हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम एनटीएससी स्टेज 1 सैट की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए अपने चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज कोलॉइड्स। प्रीवियस सेशंस में हमने डिस्कस किया था ट्रू सॉल्यूशंस के टॉपिक को। इनफैक्ट हमने सॉल्यूशंस के कुछ अलग अलग टाइप्स भी देख लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो ये पूरी कहानी रही है अपने प्रीवियस सेशंस की और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। नया टॉपिक कौन सा है? यही वाला, कोलॉइड्स। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम चर्चा करेंगे अपने प्यारे से टॉपिक के ऊपर, कोलॉइड्स के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि कोलॉइड्स के बारे में यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं। फर्स्ट पॉइंट को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशंस इन विच साइज ऑफ द पार्टिकल्स लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस आर कॉल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन और सिंपली कोलॉइड्स। तो बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इस फर्स्ट पॉइंट में ही कोलॉइड्स को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाया था, जब हम ट्रू सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? तो ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कैसा होता है? छोटा होता है। फिर इसके बाद में एक सस्पेंशंस भी आते हैं। सस्पेंशंस के पार्टिकल्स का जो साइज है, वैसे तो सस्पेंशन हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन कोलॉइड्स को समझने के लिए मैं आपको अभी बता देती हूँ कि एक हमारे सस्पेंशंस भी होते हैं। उन सस्पेंशन के पार्टिकल्स का जो साइज है ना वो बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 100 नैनोमीटर से भी बड़ा। तो एक तरफ हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है जिनके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, और दूसरी तरफ हमारे पास सस्पेंशन है जिनके पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। तो एक है 1 नैनोमीटर से भी छोटा और एक है 100 नैनोमीटर से भी बड़ा। तो इन दोनों ही आप बोल सकते हो कि एक्सट्रीम्स के बीच में एक इंटरमीडिएट रेंज भी आती है। कौन सी इंटरमीडिएट रेंज? तो 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर की रेंज। तो हमारे वो वाले सॉल्यूशंस जिनके पार्टिकल्स का साइज इसी इंटरमीडिएट रेंज में पड़ता है, यानी कि वो वाले हमारे सॉल्यूशंस जिनके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच का होता है, उन्हीं सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन, या सिंपली आप बोल सकते हो क्या? कोलॉइड्स। सो आई होप अब आपको और क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली हमारे कोलॉइड्स क्या होते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हमारे आसपास मैटर होता है उसको हम क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में। एक होता है हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे होते हैं हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में वी हैव एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, वो चीज़ हो चुकी है। जब हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस की, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस मतलब क्या? हमारे मिक्सचर्स। अब बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, तो इन सभी मिक्सचर्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। एक होते हैं होमोजेनस मिक्सचर और दूसरे होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। तो होमोजेनस मिक्सचर्स की कैटेगरी में ही हम किसको पढ़ते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं, है ना। कि जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनमें आपको एक बहुत ही यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है, एक बड़ी सी इवननेस नज़र आती है। यानी कि अगर आपने पानी में शक्कर घोल दी है और आपके पास शुगर सॉल्यूशन आ चुका है, तो ये जो शुगर सॉल्यूशन होगा इसमें आपको पानी और शक्कर के जो पार्टिकल्स होंगे ना वो अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। आ रही बात समझ में? कि अगर आपके पास 1 गिलास पानी है और उसमें आपने शक्कर घोल दी है तो आपके पास शुगर सॉल्यूशन आ चुका है। इस शुगर सॉल्यूशन में आप
डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि पानी के पार्टिकल्स कहाँ हैं और शुगर के पार्टिकल्स कहाँ हैं। तो हुई ना क्या, एक यूनिफॉर्मिटी सोल्यूशन में, एक इवननेस सोल्यूशन में। तो ऐसे ही सॉल्यूशंस जिसमें कि आपको सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बीच में कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नजर नहीं आती है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ट्रू सॉल्यूशंस, या आप बोल सकते हो कि होमोजेनस मिक्सचर्स। आई बात समझ में? होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के बारे में हमने यही तो पढ़ा था कि होमोजेनस मिक्सचर्स में कंपोनेंट्स के बीच में सेपरेशन बाउंड्री नजर नहीं आती, लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स के बीच में बाकायदा सेपरेशन बाउंड्री नजर आएगी कि बाउंड्री के इस तरफ एक कंपोनेंट और दूसरे साइड में दूसरा कंपोनेंट। आई बात समझ में? अब जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है उनको भी हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स के का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है और सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। तो इन दोनों ही एक्सट्रीम्स के बीच में जो एक इंटरमीडिएट रेंज आती है, दैट इज 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर, तो इस रेंज में जिस मिक्सचर के, जिस सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज आकर के गिरता है, उन्हीं सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, चलो। सिंस द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज रिलेटिवली स्मॉलर, दीज मिक्सचर्स अपीयर टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजेनियस। जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देखो आज हम बात करते हैं कोलॉइड्स की, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स की। ठीक है, तो वहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको यही देखने को मिलेगी कि हमारे जो कोलॉइड्स होते हैं दे आर हेट्रोजेनियस इन नेचर। लेकिन पहली नज़र में जब आपको कोलॉइड्स दिखेंगे ना, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि यार ये तो बहुत ही एक इवननेस है इन कोलॉइड्स में। तो हो सकता है कि हमारे कोलॉइड्स क्या हो, होमोजीनियस हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। दिखते हैं वो होमोजीनियस क्योंकि पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है। ठीक है, इतना छोटा होता है कि आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। तो क्योंकि पार्टिकल्स का साइज काफ़ी छोटा है तो दिखने में हमको लगता है कि कोलॉइड्स आर होमोजेनियस, बट दरअसल वो क्या होते हैं, दे आर हेट्रोजेनियस इन नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम आ जाते हैं, द सल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट। अच्छा, जैसे कि हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें भी दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सल्यूट आप बोल सकते हो कि सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है। सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें कि सल्यूट आकर के डिसॉल्व होता है। सल्यूट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। लेकिन खास बात क्या होती है ट्रू सॉल्यूशंस में कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमेशा आपको एक ही फेज में नजर आएंगे। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कोलॉइड्स की, तो कोलॉइड्स में भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। सल्यूट लाइक कंपोनेंट जो कि विच हैज बीन डिस्पर्स्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इन अ सॉल्वेंट लाइक मीडियम इज कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज, और यू कैन से डिसकंटिन्यूअस फेज। यानी कि सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट जो होता है कोलॉइड्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। और जो सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट होता है कोलॉइड्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। जो डिस्पर्स्ड फेज है ना, वो कंटिन्यूस नहीं होता है, वो ऐसे बीच बीच में ऐसे प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, डिसकंटिन्यूअस फेज नाम पड़ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्पर्जन मीडियम की, तो ये कंटिन्यूअस होता है ना। पूरे कोलॉइड में आपको एक मीडियम दिखाई देगा, डिस्पर्जन मीडियम आपको दिखाई देगा, डिस्पर्स्ड फेज आपको बीच बीच में कहीं कहीं दिखाई देगा, लेकिन पूरे एक कोलॉइड में डिस्पर्जन मीडियम आपको थ्रू आउट द कोलॉइड दिखाई देता है। इसीलिए डिस्पर्जन मीडियम को हम क्या बोलते हैं, एक कंटिन्यूअस फेज बोलते हैं। तो क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज बीच बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या, डिसकंटिन्यूअस फेज। और डिस्पर्जन मीडियम थ्रू आउट द कोलॉइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए डिस्पर्जन मीडियम का नाम क्या पड़ गया, कंटिन्यूअस फेज नाम पड़ गया। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रू सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्वेंट होता है, वो केवल एक ही फेज में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, कोलॉइड्स की, तो कोलॉइड्स में ये जो दो हमारे पास फेजेस आए हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ये दोनों ही फेजेस आप बोल सकते हो कि अलग अलग उसमें रहते हैं। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग फेजेस में रहते हैं, मतलब दो कंपोनेंट्स है ना आपके पास, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, तो ये दोनों ही कंपोनेंट्स अलग अलग फेज में हो सकते हैं, एक फेज में नहीं होते हैं। ठीक है, चलो
फिर इसके बाद में तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली हमारे जो कोलॉइड्स हैं वो होते क्या हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स का जो साइज है वो हमने बता दिया। नेचर कैसा होता है कि दिखने में लगेगा अरे होमोजीनियस, लेकिन होते हेट्रोजीनियस है। इसके अलावा बनते कैसे, जैसे कि ट्रू सोल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, वैसे ही एक कोलॉइड कैसे बनता है, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज से। और दोनों ही कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, अलग अलग फेज में होते हैं, एक फेज में नहीं होते हैं। ये डिफरेंस है, ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन कोलॉइड्स एंड ट्रू सोल्यूशंस। चलिए, इन colloidal solutions also both the dispersed phase and the dispersion medium can be solid, liquid और gas, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि सपोज जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या हो सकता है, एक सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकता है। तो इन दोनों के ही अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना करके हमको टोटल 9 तरह के कोलॉइड्स देखने को मिलते हैं। 9 टाइप के कोलॉइड्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन 9 में से हम केवल 8 टाइप्स को ही हम कोलॉइड्स मानते हैं, 9th वाले को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर डिस्पर्जन मीडियम भी कैसा हो गया, गैस हो गया, और डिस्पर्स्ड फेज भी कैसा हो गया, गैस हो गया, तो गैस और गैस मिलके तो क्या होगा, ये तो एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। और अगर होमोजेनस मिक्सचर बन गया तो फिर वो कोलॉइड कैसे कहलाएगा, क्योंकि हमारे कोलॉइड्स क्या होते हैं, दे आर हेट्रोजेनस इन नेचर। ठीक है, तो डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों ही गैस, लिक्विड और सॉलिड हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही गैस हो गए तो गैस गैस मिलके क्या बन जाएगी, एक होमोजेनस मिक्सचर, जो कि हमारा कोलॉइड नहीं होगा। इसीलिए इन दोनों के ही अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना करके हमारे पास टोटल 8 टाइप्स के कोलॉइड आते हैं। चलो देख लेते हैं कि कौन से हैं वो 8 टाइप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सॉलिड सॉल की। सॉलिड सॉल में हुआ क्या है कि आपके पास जो डिस्पर्जन मीडियम है, याद रखिएगा सॉल्यूट बराबर होता है किसके, डिस्पर्स्ड फेज के। सॉल्वेंट बराबर होता है किसके, डिस्पर्जन मीडियम के। तो मीडियम में, डिस्पर्जन मीडियम में क्या होने वाला है, डिस्पर्स्ड फेज प्रेजेंट होगा। एक यहाँ पे अच्छा सा डायग्राम था, ये देखो। बीकर में आपके पास क्या है, इमल्शन है। इमल्शन मतलब कि एक टाइप ही होता है कोलॉइड का। अगर इमल्शन अभी ना समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ पे केवल कोलॉइड भी लिख सकते हो। तो इस कोलॉइड में जैसे कि आप देख सकते हो कि 2 कंपोनेंट्स है, डिस्पर्जन मीडियम और दूसरा क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो पूरे कोलॉइड में आपको दिखाई देता है, कंटिन्यूअस होता है, बीच में कोई ब्रेकेज नहीं होता है। इसीलिए डिस्पर्जन मीडियम को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फेज बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास कोलॉइड आया है, इस पूरे कोलॉइड में आपको जो ऑरेंज रेड कलर है वो पूरे उसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। भाई ऑरेंज रेड कलर है क्या, वो बेसिकली है डिस्पर्जन मीडियम। तो पूरे कोलॉइड में आपको रेडिश ऑरेंज जो कलर है वो दिखाई देगा। इसका मतलब क्या कि पूरे कोलॉइड में आपके पास क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। और इस मीडियम में आपको ब्लू कलर के कुछ पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे। वो पार्टिकल्स कौन से हैं भाई, वो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स, यानी कि ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं। और ये कोलॉइडल पार्टिकल्स आपको स्कैटर्ड नजर आ रहे हैं पूरे मीडियम में। ऐसा नहीं है कि पूरे मीडियम में थ्रू आउट द मीडियम क्या है, पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स है, नहीं। देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, लेकिन बीच में तो नहीं है ना। यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन बीच में तो नहीं है ना। तो इसीलिए, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, थ्रू आउट द कोलॉइड आपको नजर नहीं आता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, डिसकंटिन्यूअस फेज। आ रही है बात समझ में? तो आप बोल सकते हो कि डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आ जाओ किसके ऊपर, टाइप्स के ऊपर। फर्स्ट टाइप क्या है, सॉलिड सॉल। तो अब आपके पास जो डिस्पर्जन मीडियम है वो कैसा है, सॉलिड है, और डिस्पर्स्ड फेज भी कैसा है, सॉलिड है। तो सॉलिड सॉलिड से क्या बन जाता है, सॉलिड सॉल। और बेस्ट एग्जांपल इसका कौन है, हमारे जो जेमस्टोन्स होते हैं ना, जो अलग अलग कलरफुल जो नग होते हैं ना वो, ठीक है ना। तो जेमस्टोन्स हो गए, कुछ कलर्ड ग्लासेस हो गए, तो वो क्या होते हैं, सॉलिड सॉल का एग्जाम्पल है। चलिए सेकेंड क्या है, सॉल। अब सॉल कैसे बन रहा है, देखो सॉलिड सॉल अलग है। सॉलिड सॉल बनता है जब सॉलिड में सॉलिड डाला जाता है, जब डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, सॉलिड हो, और डिस्पर्स्ड फेज भी कैसा हो, सॉलिड हो, तो क्या बनता है सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल क्या है, जेमस्टोन्स और हमारे कुछ कलर्ड ग्लासेस। लेकिन सॉल कब बनता है, जब आपके पास लिक्विड हो और उस लिक्विड में आप क्या कर रहे हो, सॉलिड डाल रहे हो। लेकिन डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉलिड है।
यानी कि लिक्विड में आप क्या कर रहे हो, सॉलिड डाल रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। बढ़िया सा एग्जाम्पल क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेंट्स जो होते हैं हमारे, लेटेक्स, ब्लड, सेल फ्लूइड्स एक्सेट्रा। तो ब्लड भी क्या होता है भाई, ब्लड भी हमारा क्या है, एक कोलॉइड ही है। तो देखा जाए तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ना कि हर कहीं क्या है, मैटर ही मैटर है। अब मैटर प्योर भी हो सकता है, मैटर इम्प्योर भी हो सकता है, लेकिन हमारे आसपास हमको जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो सब क्या है, वो एक मैटर ही है। हमारा अपना खून भी क्या है, एक मैटर ही है। ठीक है, तो सॉल्ट कैसे बनता है, लिक्विड में आपने क्या करा है, सॉलिड डाला है। तो पेंट जो हम पेंट करते हैं ना अपने उसमें खिड़की दरवाज़ों पे, वो वाला पेंट, ठीक है ना, सेल फ्लूइड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब आप बोल सकते हो कि सॉल्ट के ही एग्जाम्पल हैं। लिक्विड मीडियम में आपने कुछ सॉलिड उसमें डाला होता है। अब नेक्स्ट क्या है, एरोसॉल। इसका मतलब क्या है कि अब आपके पास डिस्पर्जन मीडियम क्या है, एक गैस है और उसमें आप कुछ सॉलिड ऐड कर रहे हो एज अ डिस्पर्स्ड फेज। एरोसॉल का मतलब यही है कि डिस्पर्जन मीडियम अपने गैसियस स्टेट में है और इस गैसियस डिस्पर्जन मीडियम में आप कुछ सॉलिड डाल रहे हो एज अ डिस्पर्स्ड फेस। एग्जाम्पल क्या है, स्मोक, डस्ट, कि भाई हवा में कुछ डस्ट के पार्टिकल्स आ जाना, स्मोक के पार्टिकल्स आ जाना, तो जो स्मोक बनती है, जो पूरी डस्ट बनती है, तो आप बोल सकते हो कि वो क्या है, एक एरोसॉल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चल फिर इसके बाद में जेल बनाया है हमने। कैसे बनाया है, डिस्पर्जन मीडियम हमने क्या लिया है, सॉलिड लिया है और इस सॉलिड में आपने कुछ लिक्विड डाल दिया है। कि आपके पास जो डिस्पर्जन मीडियम था वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम आपके पास सॉलिड था, लेकिन इस सॉलिड में आपने कुछ लिक्विड डाला है। यूजुअली क्या होता है, लिक्विड में सॉलिड डालना, ये बात समझ में भी आती है, जैसे कि पानी में शक्कर डाल दिया, पानी में नमक डाल दिया। लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक सॉलिड है जिसमें कि अब हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड डाल रहे हैं। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेस क्या है, एक लिक्विड है, तो क्या बनेगा, एक जेल बनेगा। तो जेली, चीज़, बटर, ये सब उसी के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है इमल्शन। अब समझ में आएगा कि इमल्शन क्या होता है। जब डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस दोनों ही कैसे हों, लिक्विड हो, तो क्या बन जाता है, कौन सा कोलॉइड बनता है, तो वो बनेगा इमल्शन। आई बात समझ में, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स ही तो पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसा कोलॉइड का टाइप जिसमें कि डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस दोनों ही क्या हो, लिक्विड हो, तो वो क्या बनेगा, एक इमल्शन बनेगा। जो मिल्क होता है ना, वो भी आप बोल सकते हो कि इमल्शन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि मिल्क में आप बोल सकते हो कि जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो क्या होगा, पानी, और डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, फैट, लिक्विड फैट बेसिकली, है ना, लिक्विड फैट मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में। तो जो दूध है वो भी क्या है, एक इमल्शन ही है। उस दूध में डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, पानी, और डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, तो लिक्विड फैट मॉलिक्यूल्स। तो पानी में आप बोल सकते हो कि फैट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं पानी में। ठीक है ना, तो मिल्क, हेयर क्रीम एक्सेट्रा। फिर इसके बाद में इसको आप लिख सकते हो लिक्विड एरोसॉल, क्योंकि एरोसॉल हमारा ऊपर हो चुका है जब हम गैस में कुछ सॉलिड डालते हैं, जैसे कि डस्ट के पार्टिकल्स आ गए, है ना, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो एग्जॉस्ट है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो एग्जॉस्ट है, उस एग्जॉस्ट में आप बोल सकते हो कि हार्मफुल गैसेज होती हैं। उन गैसेज के, है ना, कुछ आप बोल सकते हो कि कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स कहाँ आ जाते हैं, एयर में आकर के सस्पेंड हो जाते हैं। तो जब गैस में आप बोल सकते हो कि सॉलिड आ जाए तो वो क्या बन जाता है, एरोसॉल। लिक्विड एरोसॉल कब बनता है, जब गैस में लिक्विड आ जाए एज अ डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, गैस में अगर सॉलिड आ जाए तो वो बनेगा एरोसॉल। लिक्विड एरोसॉल कब बनेगा, जब गैस में लिक्विड आ जाए एज अ डिस्पर्स्ड फेस। एग्जाम्पल फॉग, क्लाउड, मिस्ट, स्प्रेज। ठीक है, चलो फॉग, अगर आप लोगों ने कभी फॉग को एक्सपीरियंस किया हो, वो परफ्यूम वाला नहीं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि फॉग में ना एक अलग ही नमी होती है ना, एयर में आप बोल सकते हो कि हमारे सराउंडिंग एयर में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि
वो फॉग बन जाता है, ठीक है। तो फॉग में काफ़ी नमी होती है। नमी क्यों हो रही है? क्योंकि एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं एज अ डिस्पर्स्ड फेज। चलिए नेक्स्ट क्या है? सॉलिड सॉल है, ठीक है। सॉलिड सॉल में हुआ क्या कि आपने डिस्पर्जन मीडियम लिया सॉलिड, और आप इस सॉलिड में क्या कर रहे हो? अब गैस ले रहे हो डिस्पर्स्ड फेज के तौर पे। एग्जाम्पल प्यूमिक स्टोन, फोम, रबर, स्पॉन्ज, ब्रेड एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब क्या होंगे? सॉलिड सॉल के एग्जाम्पल हैं कि सॉलिड में आप गैस डाल रहे हो। नेक्स्ट है फोम। तो फोम कब बनेगा? जब लिक्विड में आप गैस डाल दो। जब गैस में लिक्विड डालोगे तो वो बनेगा लिक्विड एरोसॉल। एग्जाम्पल है उसका फॉग, मिस्ट, क्लाउड। लेकिन जब आप लिक्विड में गैस डालते हो तो वो क्या बनता है? फोम। तो फ्रॉथ, विप्ड क्रीम, देखा होगा ना क्रीम। देखो जो क्रीम होती है, नॉर्मल क्रीम, दूध से निकलने वाली क्रीम, वो बहुत ही गाढ़ी सी होती है ना। और जब हमको केक की आइसिंग करनी होती है तो हमें उसके लिए विप्ड क्रीम चाहिए होती है। विप्ड क्रीम हम कैसे बनाते हैं? वो जो हमारे पास हैवी क्रीम आई है दूध वाली, उसी को हम क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा फेंटते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि उस क्रीम में, उस हैवी क्रीम में ना बहुत सारी एयर चली जाती है, और उस एयर के कारण आप बोल सकते भाई एयर क्या है? एक गैस ही तो है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि आपके पास डिस्पर्जन मीडियम क्या था? एक लिक्विड था। क्रीम थी ना आपके पास, हैवी क्रीम थी। क्रीम क्या है? लिक्विड ही तो है। तो आपके पास डिस्पर्जन मीडियम एक लिक्विड था जिसमें कि आपने क्या करा है? एयर ऐड कर दी है, यानी कि आपने गैस ऐड कर दी, जिसके कारण वो जो क्रीम है वो बहुत गाढ़ी हो जाती है। अब क्योंकि उसमें एयर आ चुकी है तो वो हल्की भी हो जाती है ना। और फिर इसी विप्ड क्रीम को हम क्या करते हैं? अपनी केक की आइसिंग में यूज़ करते हैं। तो अब जब आप हैवी क्रीम से एक विप्ड क्रीम बनाओगे तो ध्यान रखिएगा कि विप्ड क्रीम क्या है? एक फोम है। फोम कैसे बनता है? तो आपके पास जो क्रीम थी वो एक लिक्विड है, यानी कि डिस्पर्जन मीडियम आपके पास लिक्विड है, उसमें आप गैस डाल रहे हो, उसमें आप एयर डाल रहे हो, उसको अच्छी तरीके से चलाते चलाते तो डिस्पर्स्ड फेज क्या हो चुका है? गैस। डिस्पर्जन मीडियम क्या है? लिक्विड, यानी कि आपकी क्रीम, ठीक है। तो क्रीम में जब आप एयर डालोगे तो वो हैवी क्रीम क्या बन जाएगी? एक विप्ड क्रीम। और विप्ड क्रीम क्या है? एक फोम का ही एग्जाम्पल है। तो कुछ इस तरीके से भाई केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो हर जगह लगती है। तो आप अपने आसपास जो इतने सारे चीज़ें होती हैं, उन एग्जाम्पल्स को ही याद करके क्या कर सकते हो? ये 8 तरह के कोलॉइड्स को याद रख सकते हो कि विप्ड क्रीम क्या हो गई भाई? एक फोम हो गया। फॉग क्या हो गया? तो आप बोल सकते हो कि लिक्विड एरोसॉल हो गया। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि जो ब्रेड वगैरह जो होती है, ठीक है ना, ब्रेड अगर स्पॉन्जी ना हो तो क्या उसमें मज़े आती है? नहीं। ब्रेड स्पॉन्जी क्यों हो पाती है? क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, ब्रेड को बेक करने के दौरान हम क्या करते हैं? उसमें ईस्ट वगैरह डालते हैं। ईस्ट हम बोलते हैं कि ईस्ट का जो भी एक्शन होता है उससे थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है। इस गैस के कारण जो ब्रेड होती है, भाई गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैस के क्या बन जाते हैं? बबल्स बन जाते हैं। और इन बबल्स के कारण ही जो ब्रेड बन के आती है उसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं, ठीक है। तो उन होल्स के कारण ही जो ब्रेड है वो क्या होती है? स्पॉन्जी होती है। तो ब्रेड आपके पास जो डिस्पर्जन मीडियम था वो क्या था? एक सॉलिड था जिसमें कि आपने गैस डाली है, तो वो क्या बन जाएगा? एक सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल है रबर, स्पॉन्ज, ब्रेड एक्सेट्रा। तो अपने आसपास की चीज़ों को देख करके ही जो है ना आप अलग अलग टाइप के कोलॉइड्स को याद रख सकते हो कि विप्ड क्रीम क्या है? एक फोम है। ब्रेड क्या है? एक सॉलिड सॉल है। फॉग क्या है? मिस्ट क्या है? एक आप बोल सकते हो कि लिक्विड एरोसॉल है। मिल्क क्या है? एक इमल्शन है कि उसमें पानी में जो है फैट के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? प्रेजेंट हैं। तो वो क्या बन जाएगा? इमल्शन बन जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हमें बात करनी है किसके ऊपर? इमल्शंस के ऊपर। बाकी जो अलग अलग टाइप के कोलॉइड्स हैं उनके बारे में हमें कोई इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है किससे? इमल्शंस से। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कोलॉइडल सॉल्स, देखो अब यहाँ पे सॉल्स हमने वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि एक हमारे पास क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस भी होते हैं, है ना, और दूसरे हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं ना, सॉल्यूशन वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ? सॉल के साथ। तो वो क्या बन जाता है? कोलॉइडल सॉल बन जाता है। तो हमारे जो कोलॉइडल सॉल्स होते हैं इन विच
बोथ द डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, लिक्विड्स हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। द टू लिक्विड्स विच फॉर्म एन इमल्शन आर इमिसिबल विद ईच अदर, और वो दो लिक्विड्स जो कि आपस में क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, यानी कि आपस में जब वो मिक्स नहीं होते हैं तो वो ऐसे दो इमिसिबल लिक्विड्स क्या करते हैं, मिलकर के बना देते हैं एक इमल्शन। One of these liquids is usually water and the other liquid which is insoluble in water is called the oil. तो ध्यान रखिएगा, जब डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, सॉरी जब डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों ही क्या हो, लिक्विड्स हो, तो क्या बनता है, इमल्शन। इमल्शन बनाने के लिए जो दो लिक्विड्स हम लेते हैं दोनों आपस में कैसे होते हैं, इमिसिबल होते हैं। अधिकतर हम एक लिक्विड को क्या लेते हैं, पानी, और दूसरे लिक्विड अधिकतर क्या होता है, तेल ही होता है, ऑयल होता है, क्योंकि हमको पता है कि पानी और तेल के बीच में कभी भी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है। पानी में तेल डालो या तेल में पानी डालो, अल्टीमेटली होने क्या वाला है, पानी और तेल की अलग अलग लेयर्स बनी जाएंगी। नाउ दीज इमल्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। अब इमल्शंस भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्शन, यानी कि पानी में आप क्या कर रहे हो, तेल डाल रहे हो, ऑयल कहाँ, इन वाटर। सो इन दिस इमल्शन ऑयल डिस्पर्स्ड फेज होगा और पानी क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम। वाटर इन ऑयल का मतलब क्या है कि डिस्पर्स्ड फेज कौन सा होने वाला है, तो आप बोलोगे कि पानी, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, ऑयल, ठीक है। ये डायग्राम देख लो तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये क्या है, वाटर इन ऑयल इमर्शन। तो पूरा जो कंटिन्यूअस फेज है वो क्या है, ऑयल है। पूरे इस कोलॉइड में, इस पूरे इमल्शन में आपको तेल मिलेगा, पूरे कोलॉइड में, थ्रू आउट द कोलॉइड आपको क्या मिलेगा, ऑयल मिलेगा। तो ऑयल क्या हो जाएगा, बेसिकली एक कंटिन्यूअस फेज, या एक आप बोल सकते हो कि डिस्पर्जन मीडियम, और इसमें आपको बीच बीच में पानी के मॉलिक्यूल्स या पानी के पार्टिकल्स नजर आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स्ड फेज या डिसकंटिन्यूअस फेज। ये क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्शन, यानी कि आपको पूरे कोलॉइड में पानी नजर आएगा, तो पानी क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम, और इस पानी में आपको बीच बीच में कहीं कहीं तेल के पार्टिकल्स नजर आएंगे, तेल के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, तो तेल क्या हो जाएगा, डिस्पर्स्ड फेज, या आप बोल सकते हो कि डिसकंटिन्यूअस फेज। आई बात समझ में? अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम फिर तो ये जो कोलॉइड है, जैसे कि आपने बताया कि जो इमल्शन है वो दो ऐसे लिक्विड्स से बनता है जो कि आपस में मिसिबल नहीं होते हैं, तो फिर ऐसे तो ये जो इमल्शन बना है, जो कोलॉइड बना है, वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा मतलब क्या, कि अगर आप तेल और पानी के मिक्सचर को बस यूं ही रख दोगे तो क्या होगा, जो तेल है और जो पानी है उनकी अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी। भाई आप बोलोगे कि तेल जो है ना वो हल्का होता है पानी से, तो वो पानी के ऊपर आकर के फ्लोट करने लगेगा। भले ही आपने पानी और तेल को मिलाने की पूरी कोशिश करी होगी, आपने बहुत अच्छी तरीके से उनको मिक्स किया होगा, लेकिन जैसे आप उनको अनडिस्टर्ब छोड़ोगे 5 मिनट के लिए, तेल के ऊपर एक अलग लेयर बन जाएगी, पानी की अलग लेयर बन जाएगी। तो फिर उस हिसाब से तो हमारे जो कोलॉइड्स हैं वो क्या हो गए हैं, अनस्टेबल हो गए हैं, कॉम्पोनेंट्स अलग अलग हो गए हैं। तो फिर अब क्या करें, तो बहुत ही आसान है। इमल्शंस, हमारे जो इमल्शंस होते हैं ना, यही काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, तो इन इमल्शंस को स्टेबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स को। ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स पता है क्या करते हैं, ये जाकर के दोनों ही इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में दोस्ती नहीं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी की दोस्ती करा देते हैं कि भाई अगर हमने तेल और पानी का इमल्शन बनाया है, और तेल और पानी आपस में जो है ना इमिसिबल होते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे में, तो हम क्या करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देंगे। इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे प्रोटीन्स भी होते हैं और कुछ गम्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होंगे, ये जा करके तेल और पानी को बोलेंगे कि देखो भाई, रहना तो आपको साथ ही में है, बनाना तो आपको एक क्या है, एक इमल्शन ही है, तो एक काम करो ना, फॉर्मेलिटी के लिए मिक्स हो जाओ। तो इमल्सिफाइंग एजेंट जाकर के क्या करेगा, तेल और पानी को आप बोल सकते हो कि बाइंड करा देगा, और इस बाइंडिंग से क्या होता है कि तेल और पानी फिर आपस में अलग अलग नहीं हो पाते, और अगर अलग अलग नहीं होंगे इसका मतलब क्या कि हमारा जो कोलॉइड है वो अल्टीमेटली स्टेबल हो जाएगा। आई पूरी बात समझ में? वरना अगर ऐसे आप छोड़ दोगे तेल और पानी को तो उनकी तो अलग अलग लेयर्स बन जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। कि हम क्या करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे। सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मिल्क, जो मिल्क होता है वो भी क्या है, इमल्शन है, यानी कि डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, पानी, और डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, तो ऑयल के मतलब जो आप बोल सकते हो कि फैट के लिक्विड फैट के मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब हम पानी दूध को देखते हैं तो दूध तो हमको बहुत ही एक इवननेस नज़र आती है दूध में,
दूध को देखने के बाद क्या आपको उसमें फैट के मॉलिक्यूल्स या पानी के मॉलिक्यूल्स अलग अलग नज़र आते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि दूध में ना नेचुरली एक इमल्सिफाइंग एजेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रोटीन? मिल्क प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं लैक्टालब्यूमिन। गलत लिख दी क्या? अल्ब्यूमिन। आई बात समझ में? तो मिल्क में ये एक नेचुरल मिल्क प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्या? लैक्टालब्यूमिन। ये लैक्टालब्यूमिन क्या करता है कि पानी और जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, लिक्विड फैट मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में दोस्ती करा देता है कि भाई अलग अलग मत रहो, क्योंकि आपस में तुमको एक साथ ही रहना है और एक इमल्शन बनाना है। तो इस नेचुरल प्रोटीन लैक्टालब्यूमिन के कारण दूध में जो पानी है उस पानी में लिक्विड फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाके स्टेबल हो जाते हैं। तो दूध को देखने के बाद आपको उसके फैट मॉलिक्यूल्स और पानी के मॉलिक्यूल्स अलग अलग नज़र नहीं आते हैं। क्लियर? तो इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है इन केस ऑफ इमल्शंस, अदरवाइज आप बोल सकते हो कि सब कुछ अनस्टेबल हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज हमने बात करी है कोलॉइड्स की। अगले सेशन में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स की। तब तक आप क्या करोगे? आप जाओगे गूगल पे, टाइप करोगे magnetbrains.com। जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जब आप इस पेज को और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब तो भाई यहाँ पे एनटीएससी भी आ चुका है। एनटीएससी का आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एनटीएससी का ये वाला पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स एनटीएससी के दिखने लग जाएंगे। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप जाओगे केमिस्ट्री वाले ऑप्शन पे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे या टैप करोगे आपके सामने खुल जाएगा एनटीएससी केमिस्ट्री बाय विभूति खरे। सबसे पहला वीडियो यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा? सिलेबस ओवरव्यू का, कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं। हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं फॉर स्टेज 1 की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप बोल सकते हो कि सिलेबस ओवरव्यू आपको देखना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो। अब आपने सोचा कि भाई ओवरव्यू तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री का। कौन सा वाला? मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो उस पर हम कैसे जाएंगे? ये नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट चैप्टर जो है अपना मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, उसका पहला लेक्चर खुल जाएगा। पहले लेक्चर को देखने के बाद में दूसरा देखना है तो कैसे देखोगे? फिर से दबा दोगे नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ना आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो यहाँ पे आपको कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ब्रेक और एड्स वगैरह नहीं आते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि सभी जो लेक्चर्स हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर के, वो सभी के सभी आपको सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाते हैं। इसके अलावा ये टाइम टेबल है एनटीएससी क्लासेस का, ये आप सभी को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेना है। फ्राइडे सैटरडे संडे आपकी एनटीएससी की क्लासेस लगती हैं। सुबह 10 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं। 10 बजे साइंस, 1 बजे मैथ्स, 4 बजे मैथ और 7 बजे सोशल साइंस। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके कुछ और नए टॉपिक्स को हम करेंगे कवर। तब तक आप क्या करेंगे? डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.